अरे ये तो बड़ी शर्मनाक बात है। मेरा बेटा एक जानवर की तरह बांधा हुआ। मैं आधा यकीन कर चुका हूं कि शायद मैं एक और बुरा सपना देख रहा हूं। मैं धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता हूं, छत को घूरता हूं। मैं कोई अचानक हरकत नहीं करता, पर मुझे अपने बाएं हाथ और दोनों टखनों पर बंधी हुई रस्सियों का असली भार महसूस होता है। मेरी घायल बांह अब भी बंधी हुई है और मेरे सीने से लटकी हुई है। और हालांकि मेरे कंधे में दर्द अभी भी है, पर अब यह हल्की सी धड़कन जैसा महसूस हो रहा है। मुझे खुद को पहले से ज्यादा मजबूत और अपना दिमाग पहले से ज्यादा साफ और तेज महसूस होता है। पर तभी मेरे मुंह में कुछ खट्टा और धातु जैसा स्वाद आता है और मैं सोचने लगता हूं कि आखिर मैं कितने समय से बिस्तर पर पड़ा हूं। क्या तुम्हें सच में लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा? वह हंसते हुए पूछता है। वह मेरे बिस्तर के पास आता है। उसके कदमों की गूंज मेरे अंदर तक महसूस होती है। तुमने डेलालियो को इतना डरा दिया कि वह मुझसे माफी मांगते हुए गिड़गिड़ा रहा था। मेरे आदमियों से कह रहा था कि वे उसकी गलती मान लें, क्योंकि इस अनचाही परेशानी के लिए वही जिम्मेदार है। कोई शक नहीं कि तुमने उस बूढ़े आदमी को सिर्फ इसलिए डरा दिया क्योंकि उसने अपना काम किया, जबकि सच्चाई यह है कि अगर वह मुझे अलर्ट नहीं भी करता तब भी मुझे पता चल ही जाता। यह वह किस्म की गड़बड़ नहीं है जिसे छुपाया जा सके। तुम मूर्ख थे जो ऐसा सोच रहे थे। मुझे अपनी टांगों पर हल्का खिंचाव महसूस होता है और मुझे एहसास होता है कि वह मेरी रस्सियां खोल रहा है। उसकी त्वचा का मेरे शरीर से संपर्क इतना अचानक और अप्रत्याशित है कि मेरे अंदर कुछ गहरा और काला जाग उठता है। मुझे इतनी घिन आती है कि मैं लगभग उल्टी कर देता हूं। मेरे गले में उबकाई अटक जाती है। मुझे अपना आपा खोने से बचने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ती है ताकि मैं उससे झटके से दूर न हट जाऊं। बैठो बेटे, अब तुम इतनी हालत में हो कि सामान्य रूप से चल फिर सको। तुम इतने मूर्ख थे कि समय पर आराम नहीं किया और अब तुमने बहुत ज्यादा आराम कर लिया। 3 दिन तक तुम बेहोश रहे और मैं 27 घंटे पहले यहां पहुंचा। अब उठो, ये मूर्खता बहुत हो गई। मैं अब भी छत को घूर रहा हूं, सांस तक लेने से डर रहा हूं। वह अपनी चाल बदलता है। तुम जानते हो, वह सावधानी से कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में एक बहुत दिलचस्प कहानी सुनी है। वह मेरे बिस्तर के किनारे बैठ जाता है। गद्दा उसके वजन से चरमराने और कराहने लगता है। क्या तुम वह सुनना चाहोगे? मेरा बायां हाथ हल्के हल्के कांपने लगता है। मैं उसे जल्दी से चादरों में भींच लेता हूं। प्राइवेट 45 भी 776-423 फ्लेचर सीमस। वह रुकता है। क्या यह नाम तुम्हें कुछ याद दिलाता है? मैं अपनी आंखें कसकर भींच लेता हूं। सोचो तो सही, मेरी कितनी हैरानी हुई। वह कहता है, जब मैंने सुना कि मेरा बेटा आखिरकार किसी काम का निकला, कि उसने खुद पहल की और हमारे स्टोरेज कंपाउंड से चोरी करने वाले एक गद्दार सिपाही का सफाया कर दिया। मैंने सुना कि तुमने उसे सीधा माथे पर गोली मारी। वह हंसता है। मैंने खुद को बधाई दी, खुद से कहा कि आखिरकार तुमने अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लिया है। आखिरकार तुमने सही तरीके से नेतृत्व करना सीख लिया है। मैं लगभग गर्व महसूस कर रहा था। इसीलिए यह जानकर मुझे और भी बड़ा झटका लगा कि फ्लेचर का परिवार अब भी जिंदा है। वह अपने हाथों को आपस में ताली की तरह जोड़ता है। झटका तो लगना ही था, क्योंकि तुमसे ज्यादा और कौन जानता होगा नियमों को। गद्दार हमेशा एक गद्दार परिवार से आते हैं और एक भी धोखा पूरे परिवार की मौत का हकदार बनाता है। वह अपना हाथ मेरे सीने पर रख देता है। मैं अपने दिमाग में फिर से दीवारें खड़ी कर रहा हूं। सफेद दीवारें, कंक्रीट के बड़े बड़े ब्लॉक, खाली कमरे और खुली जगह। मेरे अंदर कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी टिकता नहीं। यह मजेदार है, वह अब विचारशील स्वर में बोलता है, क्योंकि मैंने खुद से कहा था कि इस मुद्दे पर तुमसे बात करने के लिए मैं इंतजार करूंगा। पर न जाने क्यों यह पल एकदम सही लग रहा है ना? मैं सुन सकता हूं कि वह मुस्कुरा रहा है, तुम्हें यह बताने के लिए कि मैं तुमसे कितना बेहद निराश हूं। हालांकि मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही। वह गहरी सांस लेता है। एक ही महीने में तुमने 2 सिपाहियों को खो दिया, एक मानसिक रूप से अस्थिर लड़की को संभाल नहीं पाए, पूरे सेक्टर को उलट पलट दिया और नागरिकों के बीच विद्रोह को बढ़ावा दिया। और फिर भी मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा। उसका हाथ हिलता है, मेरी कॉलर बोन पर देर तक ठहर जाता है। सफेद दीवारें, मैं सोचता हूं, कंक्रीट के ब्लॉक, खाली कमरे, खुली जगह। मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं टिकता। लेकिन इन सबसे भी बुरा क्या है? वह कहता है,
ये नहीं कि तुमने मेरी व्यवस्था को तहस नहस करके मुझे शर्मिंदा कर दिया। यह भी नहीं कि इसी प्रक्रिया में तुम खुद को गोली लगवा बैठे, बल्कि यह कि तुम एक गद्दार के परिवार के प्रति हमदर्दी दिखाओ। वह हंसता है, उसकी आवाज खुशी और उल्लास से भरी हुई। यह अक्षम्य है। अब मेरी आंखें खुली हैं। मैं अपने सिर के ऊपर टंगी फ्लोरोसेंट लाइट्स की ओर देख रहा हूं। बल्बों की सफेदी मेरी दृष्टि को धुंधला कर रही है। मैं हिलूंगा नहीं, मैं बोलूंगा नहीं। उसका हाथ मेरे गले के चारों ओर कस जाता है। हरकत इतनी खुरदरी और हिंसक है कि मैं लगभग राहत महसूस करता हूं। मेरे भीतर का कोई हिस्सा हमेशा यह उम्मीद करता है कि वह इस बार इसे पूरा कर देगा, कि शायद इस बार वह सच में मुझे मरने देगा। लेकिन वह कभी ऐसा नहीं करता। यह कभी ज्यादा देर तक नहीं चलता। यातना यातना नहीं होती जब राहत की कोई उम्मीद ना हो। वह बहुत जल्दी छोड़ देता है और उसे वही मिलता है जो वह चाहता है। मैं झटके से ऊपर उठता हूं, खांसता हूं, हांफता हूं और आखिरकार एक ऐसी आवाज निकालता हूं जो इस कमरे में उसकी मौजूदगी को स्वीकार कर लेती है। अब मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। हमले और इतने लंबे समय तक स्थिर रहने के कारण मेरे मांसपेशियां सदमे में हैं। मेरी त्वचा ठंडी पसीने से भीगी हुई है। मेरी सांसें बोझिल और दर्दनाक हैं। तुम बहुत किस्मत वाले हो, वह कहता है। उसके शब्द जरूरत से ज्यादा कोमल हैं। अब वह उठ खड़ा हुआ है। अब मेरी आंखों के ठीक सामने नहीं है। इतने किस्मत वाले कि मैं यहां था चीजों को ठीक करने के लिए। इतने किस्मत वाले कि मेरे पास गलती सुधारने का समय था। मैं जम जाता हूं। कमरा घूमने लगता है। मैं उसकी पत्नी का पता लगा पाया, वह कहता है। फ्लेचर की पत्नी और उनके 3 बच्चे। मुझे सुनने को मिला कि उन्होंने तुम्हें याद किया था। एक विराम। हालांकि यह तब की बात है जब मैंने उन्हें मरवा दिया, तो अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया। लेकिन मेरे आदमियों ने मुझे बताया कि उन्होंने तुम्हें हेलो कहा था। ऐसा लगता है कि वह तुम्हें पहचानती थी। वह धीमे से हंसता है। वह पत्नी, उसने कहा कि तुम इस सब अप्रिय घटनाओं के होने से पहले उनके पास गए थे, कि तुम हमेशा कंपाउंड्स का दौरा करते रहते थे, नागरिकों के बारे में पूछताछ करते रहते थे। मैं फुसफुसाता हूं, वो 2 ही शब्द जो मैं कह सकता हूं, निकल जाओ, यही है मेरा लड़का। वह कहता है, मुझे देखते हुए, एक हाथ लहराते हुए। एक कमजोर, दयनीय मूर्ख। कई बार मैं तुमसे इतना घिनौना महसूस करता हूं कि समझ ही नहीं आता कि खुद तुम्हें गोली मार दूं या नहीं। और फिर मुझे एहसास होता है कि शायद तुम यही चाहोगे, है ना, कि अपने पतन का दोष मुझ पर मढ़ सको। और फिर मैं सोचता हूं, नहीं, बेहतर होगा कि इसे इसकी अपनी मूर्खता ही मार डाले। मैं सामने खाली निगाहों से देखता रहता हूं, अपनी उंगलियां गद्दे पर कसता हूं। अब बताओ, वह कहता है, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? डेलालियो भी बाकी सबकी तरह अनजान लग रहा था। मैं कुछ नहीं कहता। क्या अपने ही किसी सैनिक की गोली खाने की शर्म है तुम्हें? मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं। और वो लड़की, वह पूछता है, वो कैसे भागी? तुम्हारे किसी आदमी के साथ भागी थी, है ना? मैं बिस्तर की चादर इतनी जोर से पकड़ लेता हूं कि मेरा हाथ कांपने लगता है। बताओ मुझे, वह मेरे कान के पास झुककर कहता है। ऐसे गद्दार से तुम कैसे निपटोगे? क्या तुम उसके परिवार से भी मिलने जाओगे? उसकी पत्नी से भी अच्छे से पेश आओगे? और मुझे यह बोलने का इरादा नहीं था, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाता। मैं उसे मार डालूंगा। वह इतनी जोर से हंसता है कि लगभग चीखने जैसा लगता है। वह मेरे सिर पर हाथ मारता है और उन्हीं उंगलियों से मेरे बाल बिगाड़ देता है जिनसे अभी अभी उसने मेरा गला दबाया था। बहुत बेहतर, वह कहता है, बहुत ज्यादा बेहतर। अब उठो, हमें काम करना है। और मैं सोचता हूं, हां, मुझे ऐसा काम करने में कोई आपत्ति नहीं होगी जो एडम केंट को इस दुनिया से हटा दे। ऐसे गद्दार को जीने का हक नहीं है। मैं शॉवर में इतने लंबे समय तक खड़ा रहता हूं कि सच में समय का अंदाजा ही खो देता हूं। यह पहले कभी नहीं हुआ। सब कुछ अस्त व्यस्त है, संतुलन बिगड़ा हुआ है। मैं अपने फैसलों पर शक कर रहा हूं, उन बातों पर संदेह कर रहा हूं जिन पर मैंने कभी विश्वास नहीं किया था। और अपने जीवन में पहली बार मैं सच में हड्डियों तक थक चुका हूं। मेरा पिता यहां है, हम एक ही छत के नीचे सो रहे हैं। यह वही चीज है जिसे दोबारा कभी अनुभव न करने की मैंने उम्मीद की थी। लेकिन वह यहां है, बेस पर अपनी निजी क्वार्टर में ठहरा हुआ है, जब तक कि उसे यह भरोसा ना हो जाए कि वह यहां से जा सकता है। इसका मतलब है कि वह सेक्टर 45 में तबाही मचाकर हमारी समस्याओं को ठीक करेगा। इसका मतलब यह भी है कि मैं एक बार फिर उसका कठपुतली और संदेशवाहक बन जाऊंगा, क्योंकि मेरा पिता कभी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाता, सिवाय उनके जिन्हें वह मारने वाला होता है।
वह द रीएस्टैब्लिशमेंट का सर्वोच्च कमांडर है और हमेशा गुमनाम रूप से आदेश देना पसंद करता है। वह हर जगह एक ही चुनिंदा सैनिकों के समूह के साथ यात्रा करता है, केवल अपने आदमियों के माध्यम से संवाद करता है और अत्यधिक दुर्लभ परिस्थितियों में ही राजधानी से बाहर आता है। उसके सेक्टर 45 में आगमन की खबर शायद अब तक बेस पर फैल चुकी होगी और संभवतः मेरे सैनिकों को डरा चुकी होगी, क्योंकि उसकी उपस्थिति वास्तविक हो या काल्पनिक हमेशा एक ही चीज का संकेत देती है, यातना। कई वर्षों के बाद मैं फिर से खुद को कायर महसूस कर रहा हूं, लेकिन यह आनंद है, यह खींचा हुआ पल, यह एक भ्रम मजबूती का। बिस्तर से बाहर निकल पाना और नहा सकना, यह एक छोटी सी जीत है। मेडिक्स ने मेरे घायल हाथ को किसी जलरोधक प्लास्टिक से लपेट दिया है ताकि मैं शॉवर ले सकूं, और अब मैं पहली बार अपने पैरों पर ठीक से खड़ा हो पा रहा हूं। मेरी मतली खत्म हो गई है, चक्कर अब नहीं आते। मुझे अब आखिरकार स्पष्ट रूप से सोचना चाहिए। फिर भी मेरे विकल्प अब भी धुंधले और अस्पष्ट लगते हैं। मैंने खुद को जबरदस्ती उसे याद करने से रोका है, लेकिन अब मुझे एहसास होने लगा है कि मैं अभी भी इतना मजबूत नहीं हूं। कम से कम अभी नहीं, और खासकर तब नहीं जब मैं अभी भी उसे खोजने की कोशिश कर रहा हूं। यह अब एक शारीरिक असंभवता बन चुकी है। आज मुझे उसके कमरे में वापस जाना होगा। मुझे उसकी चीजों की तलाशी लेनी होगी, कोई ऐसा सुराग ढूंढने के लिए जो मुझे उसे खोजने में मदद कर सके। केंट और किशिमोतो के बिस्तर और लॉकर पहले ही साफ किए जा चुके हैं, कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। लेकिन मैंने अपने आदमियों को आदेश दिया था कि वे उसके कमरे, जूलियट के कमरे को वैसे ही छोड़ दें जैसा वह था। उस जगह में दोबारा कदम रखने की अनुमति केवल मुझे है। जब तक मैंने खुद वहां पहली बार न देखा हो, तब तक कोई और अंदर नहीं जाएगा। और मेरे पिता के अनुसार यही मेरा पहला काम है। बस इतना ही डिलालियो, अगर मुझे किसी सहायता की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। वह इन दिनों पहले से भी ज्यादा मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। ऐसा लगता है कि जब मैं 2 दिन पहले बुलाई गई असेंबली में नहीं पहुंचा तो वह मेरी हालत देखने आया था और मुझे पूरी तरह से बुखार में तपता और आधा पागल पाया। और अब उसने किसी तरह इस पूरी स्थिति की जिम्मेदारी खुद पर ले ली है। अगर वह कोई और होता तो अब तक मैंने उसे डिमोट कर दिया होता। जी सर, मैं क्षमा चाहता हूं सर, और कृपया मुझे माफ करें। मेरा कभी भी अतिरिक्त समस्याएं खड़ी करने का इरादा नहीं था। तुम मुझसे किसी खतरे में नहीं हो लेफ्टिनेंट। मुझे बहुत खेद है सर। वह फुसफुसाता है। उसके कंधे झुक जाते हैं, उसका सिर नीचे झुक जाता है। उसकी लगातार माफियां मुझे असहज कर रही हैं। सैनिकों को 1300 घंटे पर फिर से इकट्ठा होने के लिए कहो। मुझे इन हालिया घटनाओं के बारे में अभी भी उनसे बात करनी है। जी सर, वह कहता है। वह एक बार सिर हिलाता है, बिना आंखें उठाए। तुम जा सकते हो सर। वह सैल्यूट करता है और गायब हो जाता है। मैं उसके दरवाजे के सामने अकेला खड़ा रह जाता हूं। अजीब है, मैं यहां उसे देखने का कितना आदी हो गया था। यह जानकर मुझे एक अजीब सा सुकून मिलता था कि हम दोनों एक ही इमारत में रह रहे हैं। उसके बेस पर होने से सब कुछ बदल गया था। यहां बिताए गए ये कुछ हफ्ते मेरे लिए पहली बार थे जब मैंने इस जगह में रहना वास्तव में पसंद किया। मुझे उसके गुस्से का इंतजार रहता था, उसके नखरों का, उसकी बेहुदा बहसों का। मैं चाहता था कि वह मुझ पर चिल्लाए। अगर उसने कभी मुझे थप्पड़ मारा होता तो शायद मैं उसे बधाई देता। मैं हमेशा उसे उकसाता था, उसकी भावनाओं से खेलता था। मैं उस असली लड़की से मिलना चाहता था जो डर के पीछे छुपी हुई थी। मैं चाहता था कि वह आखिरकार उन बेड़ियों को तोड़ दे जो उसने खुद पर बांध रखी थी, क्योंकि भले ही वह अकेलेपन की दीवारों के भीतर खुद को कमजोर दिखाने का नाटक कर सकती थी, लेकिन यहां इस अराजकता और विनाश के बीच मैं जानता था कि वह कुछ और ही बन जाएगी। मैं बस इंतजार कर रहा था। हर दिन धैर्यपूर्वक यह देखने के लिए इंतजार कर रहा था कि वह अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचाने। पर मैं यह कभी नहीं समझ पाया कि मैंने उसे उसी सैनिक के हवाले कर दिया था जो उसे मुझसे छीन सकता था। मुझे खुद को गोली मार लेनी चाहिए, लेकिन इसके बजाय मैं दरवाजा खोलता हूं। दरवाजे की पैनल मेरे पीछे बंद हो जाती है जैसे ही मैं अंदर कदम रखता हूं। मैं खुद को अकेला पाता हूं, खड़ा हुआ उस आखिरी जगह पर जिसे उसने छुआ था। बिस्तर अस्त व्यस्त और बेतरतीब है। अलमारी के दरवाजे खुले हुए हैं। टूटी हुई खिड़की को अस्थायी रूप से टेप से बंद किया गया है। मेरे पेट में एक डूबता हुआ, बेचैन करने वाला दर्द उठता है जिसे मैं अनदेखा करने का फैसला करता हूं। एकाग्र रहो। मैं बाथरूम में कदम रखता हूं और वहां मौजूद चीजों को जांचता हूं।
टॉयलेटरीज, अलमारियां, यहां तक कि शावर के अंदर भी कुछ नहीं। मैं वापस बिस्तर की तरफ बढ़ता हूं और अपने हाथों को उलझी हुई चादरों और धंस चुके तकियों पर फिराता हूं। एक पल के लिए मैं खुद को यह स्वीकार करने की अनुमति देता हूं कि वह कभी यहां थी, और फिर मैं बिस्तर को पूरी तरह से उधेड़ देता हूं। चादरें, तकिए के कवर, कंफर्टर और डुवेट सभी को मैं फर्श पर फेंक देता हूं। मैं तकियों, गद्दे और बिस्तर के फ्रेम के हर इंच की बारीकी से जांच करता हूं, फिर भी कुछ नहीं। साइड टेबल, कुछ नहीं। बिस्तर के नीचे, कुछ नहीं। लाइट फिक्सचर्स, वॉलपेपर, उसकी अलमारी में रखा हर एक कपड़ा, फिर भी कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे की ओर बढ़ता हूं, कुछ मेरे पैर से टकराता है। मैं नीचे देखता हूं, वहां मेरे जूते के ठीक नीचे फंसा हुआ एक मोटा, मटमैला आयताकार टुकड़ा पड़ा है। एक छोटा, साधारण सा नोटबुक जो मेरी हथेली में आसानी से समा सकता है, और मैं इतना स्तब्ध रह जाता हूं कि एक पल के लिए हिल भी नहीं पाता।